नमस्कार। 111वें वेडनेसडे चैट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं यहां पर आने के लिए। आज बहुत ही विशेष टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। 111वें वेडनेसडे चैट में हमारे स्पीकर है मिस्टर विठल दोरकर सर, जो 6 से 2 है हमारे टीम में पॉसिबिलिटी में, पहले 6 से 2 है। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ मनी सेविंग इन लाइफ। पैसे का धन संचय करने का क्या महत्व है, क्या शक्ति है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के वेडनेसडे चार्ट में। मिशन दोहराने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका मैडम और पंकज सर को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेलकम पंकज सर और प्रियंका मैडम, मिशन दोहराने के लिए स्वागत है आपका। टीम में पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं प्रियंका लुंगे, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, इस टीम का हिस्सा बनने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रियंका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मिशन दोहराया यहाँ पे टीएमपी का, थैंक यू वेरी मच। तो बढ़ते हैं हम अभी आगे। मैं अगर मेरी बात करूं, हमारे फैमिली की बात करूं, तो हमें सेविंग का कोई महत्व नहीं था। पूरे जीवन में हमने कभी भी सेविंग नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ किराना की दुकान थी। पिताजी ने भी हमें कभी सेविंग नहीं सिखाई। वो बोलते थे बैंक में पैसे रखने से अच्छा मैं दुकान में डालूंगा तो मेरे इतने पैसे के इतने पैसे हो जाएंगे, और वही संस्कार हमको मिला। और हमने पिछले 2-4 साल तक कभी भी जीवन में सेविंग नहीं की। लेकिन सेविंग का अपने जीवन में बहुत अनन्य साधारण महत्व है। जो लोग सेविंग को फोकस करते हैं, वो एक मिडिल फैमिली का व्यक्ति भी जीवन में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी कितनी बड़ी हो सकती है, ये आज विठल सर हमको समझाएंगे। तो जैसे जैसे हम बाकी लोगों के संपर्क में आए और हमको पता चला कि सेविंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बताया था, 2007 में बुक तो पढ़ी थी, लेकिन प्रायोरिटीज इतनी थी, पैसे की इतनी कमी थी कि 1,000 रुपए भी महीने के अलग डालने की प्रायोरिटी हमने कभी नहीं बनाई। लेकिन अभी टीम माय पॉसिबिलिटी जिस तरह से ग्रो कर रही है, हमको लगता है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर अपने जीवन को मैनेज करे, अपने लाइफ के मनी के एरिया को अच्छे तरीके से मैनेज करे। जितना हमारे पास ज्ञान है अभी तक, जितने अनुभव है, विठल सर आपके साथ शेयर करेंगे। और हम स्ट्रांग रिकमेंड करते हैं, मैं खुद आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि 1 अप्रैल 2023 से हम हमारे इनकम से कुछ ना कुछ सेविंग हमको करनी है। और इसीलिए सेशन आज रखने का मकसद ही यही है कि 2 दिन के बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। आप में से बहुत लोग सेविंग करते भी होंगे, ऑलरेडी आपके ऊपर वो संस्कार होगा या आपके हैबिट में होगा। लेकिन ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो हम लोग सेविंग की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि सर्वाइवल मोड पे जीते जीते जो पैसा हम कमाते हैं वो खर्च करने में ही कम गिरता है हमारे जो जरूरत है उसके लिए। तो सेविंग का के तरफ हमारा ध्यान उतना नहीं जाता। लेकिन आज के सेशन से मैं चाहता हूं कि पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी इस बात को समझे, और आने वाला फाइनेंशियल ईयर या इससे आगे जो भी ईयर्स आएंगे हमारे लाइफ में, हम छोटी से छोटी शुरुआत करेंगे, और फिर जैसे जैसे हमारे उत्पन्न के स्रोत बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम सेविंग को भी बढ़ाते जाएंगे। तो मैं विठल सर को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को मैं गैलरी व्यू करता हूँ, तो ज्यादातर कैमरे ऑन दिख रहे हैं और कुछ कैमरे ऑन नहीं है। आज मैं चाहूंगा कि सारे लोग बहुत ध्यान से इस सेशन को सुने, और जो हमारे बीच में ऐसे कुछ लीडर्स होंगे जिन्होंने आज तक सेविंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा,
उनके लिए सेशन खास साबित होने वाला है। तो विठल सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। हम सब लोग डिजिटल क्लैपिंग से विठल सर का स्वागत करेंगे। वेलकम विठल सर, स्वागत है आपका 111वें वेनसडे चार्ट में। नमस्कार नमस्कार। एवरीवन। सभी टीम में पॉसिबिलिटी के करोड़पति लोगों का आज दिल से स्वागत करता हूं मैं। और अभी हमारे टीम में भी बहुत सारे दिग्गज हैं जिन्होंने शेयर नहीं करते। था रहता बहुत कुछ है, लेकिन आज शेयर करना है सेशन होने के बाद, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको। और टीएमपी, टीम में पॉसिबिलिटी मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम सब सब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट हमारे हाथ से छूट न जाए, तो ये भी उसी में एक सब्जेक्ट है। और अच्छा मौका है कि 1 अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा अच्छा प्लानिंग नए आर्थिक वर्ष में हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी मेरा नजरिया कब बदला, सर ने बताया ही कि पहले उस नजरिए से हम इस चीज को नहीं देखते थे। जब इनाजिक चालू किया, जब पैसा थोड़ा आने लगा, तो उस चीज के बारे में सोचना पड़ा। सोचने का कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वातावरण वैसा मिला मुझे। तो मैंने जो भी पार्टिसिपेट किया इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसका 3 साल में जो भी ग्रोथ मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें जैसे जिन जिन को मैं मिला तो मैं हमेशा शेयर करता ही हूँ, लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से हर एक के साथ शेयर करूंगा कि 3 साल में जो ग्रोथ पाया मैंने, तो वो मैजिक था। तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी और ज्यादा किया कि क्या कर सकते हैं हम आने वाले फ्यूचर में। तो अनुभव अच्छा रहा। हम हमेशा काम करते हैं यूज फील रिकमेंड पे। हम पानी के बारे में भी काम करते हैं, तो यूज करते हैं, फील करते हैं, बाद में ही हम रिकमेंड करते हैं लोगों को। तो मेरा थोड़ा पछतावा शुरू में हुआ कि 2002 से मैं पैसे कमाने लगा था। उस दिन से भी मैं चालू कर सकता था, लेकिन गया वो गया। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर काम करना था। लेकिन मैंने सोचा कि 2002 से आज 2023 चालू है, तो 20 साल की सेविंग होती थी मेरी। और कितनी भी छोटी अगर करता था, मैंने सब कैलकुलेशन निकाल के देखे, तो आज मेरे पास बहुत एक अच्छी अमाउंट रहती थी। वो मुझे रियलाइज हुआ। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया कि इसके बाद में आने वाले 20 साल में मैं कहाँ रहूंगा, इसका प्लानिंग मुझे आज करना है। मुझे कितना अमाउंट चाहिए मैं आज तय करूंगा, उसके रिगार्डिंग मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो मुझे सामने आएगा। तो मेरे आसपास वो टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला था ही नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कहीं कोई से कहाँ से गाइडलाइन भी नहीं मिला कि ऐसा होने से ऐसा होता है। दूर दूर तक कुछ नहीं था। लेकिन इनेजिक में आने से कुछ दोस्त मिले, वो अच्छा लगा, उसमें आगे बढ़ते गए, कुछ सोचते गए। तो उसमें क्यों फाइनल हुआ, मेरा क्यों फाइनल होने की वजह से ये एक्शन आया, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि क्यों करना चाहिए। अभी किसको करोड़पति बनना है, हाथ थोड़ा गैलरी पे ऐसा करो। कुछ तो करोड़पति ऑलरेडी होंगे, तो उन्होंने 2 हाथ खड़े करना है। तो सबके हाथ खड़े हैं, जिनको खड़े नहीं है उनको नहीं बनना है। तो चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैं बन सकता हूं, ये विश्वास ही हमें 50% सक्सेस देता है। कोई भी चीज अगर मैं कर सकता हूं, ये विश्वास हमारे अंदर आ गया, तो वहां पे 50% सक्सेस हम हो जाते हैं किसी भी चीज में। सबसे पहली बात वही है कि हम एक आधे काम को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो करने से भी, एक्शन लेने से कुछ होता नहीं, अंदर से हम ऐसे रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। तो सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा अंदर से अगर लगता है, तो 50% वहीं पे करोड़पति बन जाता है आदमी। तो करोड़पति ये वर्ड अपने कान में गूंजना चाहिए हर दिन। ये कितना इमरजेंसी है हमारे लिए। हमारा मिशन वही है, टू इम्प्रूव एवरी लाइफ थ्रू पॉसिबिलिटीज, टू मेक देम फॉरएवर एंड फॉरवर्ड हैप्पी एंड एनर्जेटिक। तो हैप्पी एंड एनर्जेटिक कब रहेंगे हम, जेब खाली होगी तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी हमारा जेब ही देता है हमको। और विजन क्या है अपना, टू हेल्प बिलियंस ऑफ पीपल गेटिंग फाइनेंशियली फ्री विथ मोर पावर, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन।
तो पावर फ्रीडम कब मिलेगा, बिलियंस ऑफ पीपल फाइनेंशियली फ्री कब होंगे, हम इसी जो कार्य कर रहे हैं उसमें से तो हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजों का सपोर्ट लेते हैं तो हम जल्दी बीट कर पाएंगे उस मुकाम को, ये मुझे लगता है। तो आज हम उसी चीजों पे काम करेंगे, हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी खड़ी हो सकती है हमारे जीवन में आज के सेशन के बाद, क्या हमें लग सकता है, किस चीज के बारे में हमें सोचने को मजबूर करेगी वो चीज, वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज को फोकस के साथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कंसिस्टेंसी से उस मुकाम को हम हासिल करेंगे। तैयार है सब लोग? थैंक यू। तो हम आज 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे सेशन होने तक। पहली चीज क्या करना है, दूसरी क्यों करना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वही है, हमेशा वही आएगा, घूम घूम के वही आएगा कि क्यों करना है। क्यों करना है ये अगर समझ लिया ना तो क्या करना और कैसे करना ये समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या करना है, सेकंड सोचेंगे, हम बातचीत करेंगे कि क्यों करना है और कैसे करना है, 3 के ऊपर हम आगे जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी ये हमारी कोर वैल्यू है। इसके साथ में हम आगे जाएंगे, ये ख्याल में रख के हमें एक्शन लेना है, क्योंकि हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे। हमारे मिशन, विजन, कोर वैल्यू का पार्ट ही आज का सेशन है, अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये छूट रहा था, हम बाकी तरफ तो जा रहे थे, लेकिन ये पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। हमारे जब बीच भी बहुत ऐसे लोग होंगे तो उन्होंने बहुत दिन से प्लानिंग करके रखा होगा, बहुत दिन से, और उनको उसका वैल्यू भी पता होगा और आज रिटर्न्स भी वो पा रहे होंगे। मैं तो बहुत पीछे हूँ उस चीज में, लेकिन अभी जो जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को मैंने बताया कि इंस्पायर होंगे लोग और बोलेंगे कि हमें भी करना है। और सब लोग हम जब करेंगे तो एक साथ क्या होगा, एक एसोसिएशन बनेगा। हमारे आजू बाजू में एक भी बंदा नहीं ऐसा रहेगा, 500 से लेके 5 लाख तक भी हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन हम उस मुकाम को हासिल करने के लिए उस कदम पैर रखेंगे। आपको लग सकता है मीटिंग के बाद कि मैं लेट हो गया, लेकिन लेट कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। हमारा उम्र अगर 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, तो हम गाइड कर सकते हैं हमारे नियर डेयर लोगों को कि जिनका शुरुआत 18 साल है, 19 साल से अगर वो शुरू करते हैं तो 50 साल तक वो सब चीजें पा लेते हैं आसानी से। जो कि वो नहीं करते हुए जो आदमी है वो कहाँ रहेगा, वो बहुत फर्क महसूस करेगा, उसको भी हम देखेंगे। कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, कितना सेविंग किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने महीने में कितना कमाया ये इतना जरूरी नहीं रहता। आता है जाता है, पैसा दिखता नहीं है। जितना प्लानिंग डिले होगा उतना ज्यादा अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा किसी भी चीज में, अगर हम हमारा टारगेट अमाउंट चाहते हैं। अगर 20 साल का पीरियड है हमारे पास तो हमें कम अमाउंट लगेगा, 30 साल का है तो उससे कम लगेगा, हमारे पास 40 साल का पीरियड है तो बहुत कम अमाउंट पे हम वो चीज पा लेंगे। अगर लेट हो गया ज्यादा, हम 10 साल और लेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा हमारा टारगेट अमाउंट हमारे पास पाने के लिए। इस चीज को समझना है हमको। आज तय करना है कि उम्र के कौन से साल तक हमें काम करना है। काम करेंगे लेकिन पैशन से करेंगे, पैसों के लिए काम करना बहुत जल्दी बंद करना पड़ता है अपने को, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बढ़ती हुई उम्र के साथ समस्याएं, घटती हुई समस्याएं हमारे जिंदगी में होनी चाहिए, नहीं तो उम्र बढ़ती जा रही, समस्याएं बढ़ती जा रही तो लाइफ पता है आपको, क्योंकि हम सरीखा काम नहीं कर पाते आखिरी की उम्र तक। 30 साल तक, 40 साल तक ठीक है, लेकिन 40 साल के ऊपर 50, 60, 70 साल में वो एनर्जी लेवल वर्क करने की नहीं रहती है। तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है तो वैसी समस्याएं हमारी दिन ब दिन कम होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आने वाला साल, उसके आने वाला साल, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे वैसे हमारी समस्याएं घटती रहना जरूरी है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या बोला था, क्या करना है। तो क्या करना है पे बात करेंगे अपन।
सबसे पहला जरूरी काम है एक हमारा फैमिली का सिक्योरिटी। अगर फैमिली में हम अकेले हैं कि हम कमा रहे हैं और फैमिली चल रही है, तो हम कभी डर डर के जीते हैं। हम रास्ते पे जब चलते हैं तो एक कोई तो भी अंदर एक डर रहता है, क्योंकि हम तो स्वस्थ है, पानी तो पी रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ एक्सीडेंटल चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती। तो उस तरीके से अगर कुछ घटना घटती है तो मेरे फैमिली का क्या, ये एक सोच हमारे अंदर कुछ दबी हुई रहती है, और वो जब सामने आता है तो हम डिस्टर्ब रहते हैं लाइफ में, और परफॉर्मेंस पे कुछ तो भी असर गिरता है उस चीज का। हम परफॉर्म उस लेवल पे नहीं कर पाते जब वो चीज हमें याद आती है। तो बहुत सारी सिस्टम्स है, हमें वो फॉलो करना है। हमारे इनकम के हिसाब से हमें मार्केट में टर्म प्लान अवेलेबल है। टर्म प्लान के बारे में सबको पता होगा तो भी बता दूं, एक ऐसा प्लान होता है, एक छोटी सी अमाउंट हम किसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो हम जब नहीं रहते हैं उसका कोई रिटर्न नहीं रहता वो अमाउंट का, लेकिन वो जब हम पे करते हैं तो हम जब नहीं रहते तो एक बड़ा अमाउंट हमारे फैमिली को मिलता है। मैंने 10 साल पहले टर्म इंश्योरेंस निकाला था, 10 साल या उससे भी ज्यादा पकड़ लो, क्योंकि उस दिन मैंने सोचा था कि मेरे पास खेती नहीं है, मुझे जॉब नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे फैमिली का क्या। एक क्वेश्चन जब आया तो 1 मिनट भी देर नहीं लगी मुझे वो एक्शन लेने में। अगर कितना भी बैलेंस होगा, कुछ भी होगा, तो भी हमारे, हम जिस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करते हैं और पैसा लाते हैं घर में, उस तरीके से हमारे फैमिली में कोई परफॉर्म नहीं करने वाला रहता। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्टर्ब नहीं होते हुए ऐसा कुछ हम करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारे साल के इनकम के 20% वो अमाउंट आना चाहिए। इस तरीके का इंश्योरेंस हमें करके रखना जरूरी है टर्म प्लान के तौर पे, ताकि जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो वो सताएगा नहीं हमको वो चीज। और बोल्ड होने से हम नहीं डरेंगे तो हम सिक्सर मार देंगे बिना एक्सपर्टी के, क्योंकि बेझिझक वो प्रेशर ही नहीं रहेगा। अभी ये साल में हमें प्लानिंग किया, 1 CR का प्लानिंग किया, क्योंकि अभी उस दिन से वो 25 लाख का था, अभी 1 CR का। 25 लाख में उस दिन ज्यादा थे कि भाई 25 लाख भी आ गए तो फैमिली चल सकती है, क्योंकि उनका गुजारा हो सकता है, बाकी कुछ सोर्सेस नहीं थे। तो उस चीज में वो दिन वो अमाउंट ठीक था, लेकिन आज और सोचा, और 1 CR भी बहुत कम निकाला, क्योंकि आपको पता है साल का इनकम गिना जाए तो उससे 20 गुना कितना होगा। तो 5 लाख साल का इनकम पकड़ के 20 गुना 1 CR होता है, उतना ही किया है। तो जब भी कुछ होता है तो उतना अमाउंट फैमिली को मिलता है, तो हम निश्चिंत रहते हैं। वो चीज हमारे दिमाग में नहीं रहती। ये एक है, ये सबको करना है, उसका महत्व जानना है कि एक टर्म प्लान अपना होना चाहिए अपने इनकम के हिसाब से। ये हो गई टर्म प्लान की बात। और दूसरा है, हमें कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है। पिछले 2 साल के कोरोना में बहुत लोगों का सेविंग कोलैप्स हो गया, जिनका जिनका मेडिक्लेम का इंश्योरेंस नहीं था। एक छोटा सा अमाउंट रहता है XYZ, हम हमारी फैमिली को सिक्योर करते हैं। तो जिस कौन से भी दिन कोई इमरजेंसी आती है तो हमें हमें सेविंग को हाथ नहीं लगता, सेविंग के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंपनियां संभाल लेती है 15, 20, 35, 40 लाख तक हमारा खर्चा। तो हमारा प्लानिंग हमारे हिसाब से चलते रहता। ये प्लानिंग में रखना है, साल का इतना पैसा हमें इस चीज के लिए ही कमाना है। ये सेकंड, ये पहली चीज है। सेविंग करने से पहले की चीजें ये है, ये होने के बाद में उधर जाएंगे हम, क्योंकि सबसे पहले वो नहीं करना है, क्योंकि वो करेंगे भी हम तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ऐसा कुछ चीज बीच में आया ना तो वो निकाल लेंगे हम, डिसिप्लिन से नहीं आगे बढ़ेंगे, आखिरी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और हमारा टारगेट अचीव भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन है, वो लॉन्ग टर्म रहने के लिए ये प्रोटेक्शन है, ये हमें करना है। कोई भी एक मेडिक्लेम का इंश्योरेंस, बहुत सारा, मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस हमारा रहता है। जब इंश्योरेंस नहीं रहता है तो पुलिस हाथ देते देके गाड़ी को फाइन भी ठोकती है, तो ऐसा कुछ अपना मेडिक्लेम में नहीं होता। मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए, हर फैमिली में किसी ने आना चाहिए, मेडिक्लेम है क्या नहीं है, चलो इसको ड्यू करो, करो इसकी पावती,
क्योंकि हर एक का होना चाहिए बहुत कम अमाउंट में। और इमरजेंसीज बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले इतनी इमरजेंसीज नहीं आती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारे आसपास कोई नहीं होगा, हमने सिक्योर कर लिया हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों को, लेकिन बाकी बाहर देखो ना, हमारे लिए इमरजेंसी कम बची है, तो भी हम ये सोच रहे। लेकिन बाहर लोग इस चीज के लिए कोई भी अवेयर नहीं है। बहुत लोग समझाते हैं, एक्सपर्ट लोग बहुत समझाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बेचने को आ गए, ये देने वाले हैं कुछ तो भी, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि वो करने से हम निश्चिंत हो जाते हैं हॉस्पिटल के खर्चे। जब भी दिन कोई प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्ट कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके डिस्चार्ज लेके हमारा जो अमाउंट है वो कंपनी पे करती है और हम वापस आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये सेकंड है। तीसरा है इमरजेंसी फंड। मैं एक साल कुछ भी नहीं करूं तो मेरा घर चलना चाहिए, मेरी बेसिक चीजें जो है, ज्यादा नहीं, घूमना फिरना नहीं आएगा उसमें, बेसिक नीड कि इतना अमाउंट आएगा तो मेरा घर 2 टाइम का खाना होगा, बेसिक मेरी ईएमआई जो है वो चलती रहेगी। ये एक XYZ कोई भी अमाउंट आपका बनेगा, उतना आपका एक सिक्योर्ड जगह पे रहना चाहिए। अभी 12 महीने का पॉसिबल नहीं तो अभी 3 महीने का या 6 महीने का उसको धीरे धीरे बढ़ाना है 1 साल तक, क्योंकि एक साल तक हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा होता नहीं, लेकिन एक इमरजेंसी फंड रहता, वो हर एक का होना चाहिए। ये 3 चीजें कंप्लीट होने के बाद, अभी कैसा है, हम कभी कभी हम थोड़ा कमाते हैं ना, हम रिलैक्स फील करते हैं कि हमारा हो गया अच्छा है, लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है। ये चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे तो हम कल ही हमारा रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमें कितने अमाउंट का काम है और हमारे कितने काम बाकी है। क्योंकि हम ऐसा रहते कि सब काम हो गए, सब अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं रहता। ये चीजें नहीं होते हुए बढ़िया हो ही नहीं सकता। मैं भी मानता था कि बढ़िया है सब, क्या बढ़िया है, टर्म प्लान नहीं था, 25 लाख में क्या होता है आज, वो 1 CR का चाहिए ही चाहिए अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, टर्म प्लान चाहिए ही चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए ही चाहिए। ये चीजें होने के बाद हम सोचेंगे आगे। अभी इमरजेंसी फंड आ गया, ये 3 चीजें आपके समझ में आ गई। हेलो, हेलो, आप है मेरे साथ? तो अभी टीम में पॉसिबिलिटी में सब लोगों को एक बच्चे का प्लानिंग करना है। सही मैसेज लेना, आप दूसरे गली में तो नहीं गए कोई? एक बच्चे का प्लानिंग करना है। रेडी है सब? सब रेडी है? क्या बात है। आप जो भी कमाते हो महीने का जो भी कमाते हैं हम, उसका 10% अमाउंट हमें निकालना है साइड में। हाँ, टेंशन मत लेना, उस बच्चे का नाम निवेश है, और बच्चा इसलिए उसको बाद में पता चलेगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बच्चे का प्लानिंग करना है ऐसा इसलिए बोला। हमारे 2 बच्चे हैं तो 3 समझ लेना, 3 है तो 4 समझ लेना, 1 है तो 2 समझ लेना। और बच्चे के ऊपर जितना खर्चा करते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आता। 5th क्लास में जो बच्चों को बुक लाए थे उसका अमाउंट कभी हमें जिंदगी में वापस नहीं मिलता। जो उसको कपड़े लिए थे 1st स्टैंडर्ड में, उसके पैसे कभी आज तक वापस नहीं मिले। जो स्कूल की फीस भरी थी 50,000, वो कभी वापस नहीं मिली हमें। इसीलिए मैंने बच्चा बोला। बच्चे का प्लानिंग इस माइंडसेट से अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप जिंदगी भर उसको विड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि जब विड्रॉ करोगे तो ये समझना कि उस बच्चे को बेच रहे आप, और बच्चे को कभी बेचता नहीं आदमी। इसीलिए मैंने बच्चा बोला। एक इमोशनल थॉट के साथ अगर हम उस चीज को जुड़ेंगे ना, तो हम कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको 10%, अच्छा, जो भी हम कमाते हैं उससे 10% कुछ कम कमाया तो कोई लाइफ में फर्क पड़ेगा हमारे? हेलो, कुछ फर्क पड़ेगा? 40,000 कमाने वाले ने 10% कम कमाया, 10,000 कमाने वालों ने 10% कम कमाया, क्या फर्क गिरेगा लाइफ में? कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन
उसको हम उस तरीके से सोचते नहीं, क्योंकि हमें क्यों पता नहीं क्यों निकालना है वो 10%। क्योंकि आज 10% नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर सेविंग करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हम वो पाएंगे, आज कुछ भी न गवाते हुए हम उन चीजों को पाएंगे वो जो जिंदगी में हम पा नहीं सकते। उसके लिए कुछ वर्किंग नहीं रहेगा हमारा, कोई भी नहीं। अंत में सादा सेविंग, छोटा सा सेविंग करने वाला आदमी अंत में एक 1 लाख कमाने वाला आदमी है, एक 2 लाख कमाने वाला आदमी है। अगर ये 1 लाख कमाने वाला आदमी प्लानिंग के साथ जाता है तो आने वाले समय में वो 2 लाख कमाने वाले से कितने गुना आगे रहेगा ये बता नहीं सकते। सिर्फ प्लानिंग के ऊपर कमाई आधी से ज्यादा दुगुना उसकी दोनों साथ ही रहते, लेकिन आखिरी में 25-30 साल 40 साल के बाद दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंस रहेगी। हम अंदाजा भी नहीं कर सकते उस चीज का। अभी एक महत्वपूर्ण चीज है, हमें महंगाई दर से आगे चलना है। इन्फ्लेशन रेट, अभी आग लगी है महंगाई को, अभी आग से आगे चलना है ना। आग से पीछे चलोगे तो क्या होगा, जल जाएंगे हम। आग के अंदर, आग के नजदीक भी चलोगे तो चटके लगेंगे हम। तो इन्फ्लेशन जो रेट है अभी 7%, 8%, 6% जो भी है, हम उससे कम अगर कमाएंगे हमारे अमाउंट पे तो क्या होगा, हमारे अमाउंट को दीमक लगेगी, वो खा जाएगा अपने अमाउंट को। आज अगर मेरे पास 10 लाख है तो 10 लाख में आज जो चीजें मैं कर सकता हूं वो मैं 10 साल के बाद नहीं कर सकता। अगर मैं उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी अमाउंट कमाता हूं तो उसका 12 लाख हो जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मैं जो काम आज करने वाला था 10 साल के बाद करने को जाऊंगा तो उसको 20 लाख लगने वाले हैं। और 10 साल के बाद मैं सोचूंगा वही मेरे पास पैसे है कि उसमें करूंगा तो वो जो काम करने वाला वो 30 लाख में हो रहा, मेरे अमाउंट का 25 होगा सिर्फ, तो 25 में होगा नहीं, तो मेरा अमाउंट धीरे 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 कम होगा, यानी कि मैं गरीब होते जा रहा दिन, वो खा जाएगा। तो सीधा है, जो आग लगी है उसके आगे चलना है। तो आग लगी है 8% की, तो हमें 6% में नहीं रहना है। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा उस चीज पे, क्या करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा ये तो आपको पता चल गई कि महंगाई दर से आगे चलना है तो हमें ये चीज करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या होगा, हम पीछे जाएंगे। हम कुछ बहुत कुछ कमाते हुए भी हम पीछे रहेंगे। ज्यादा लेना और थोड़ा थोड़ा देना है तो हम करते ही है, बैंक से लोन उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा चुकाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे के ज्यादा लेना ये बहुत कम होता है। ज्यादा लेके हम गाड़ी लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं, थोड़े पैसे दे की गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रह जाती, तो हम थोड़ा थोड़ा देते रहे। लेकिन जो भी हम ये चीजें करते थे उससे 4 गुना चीजें हमारे दूसरे साइड में, सेविंग के साइड में होनी चाहिए। लोन निकालना नहीं है ऐसे में नहीं करा, निकालो, ताकत से जितना निकलता है उतना निकालो, मैं भी निकाल रहा, वो कुछ बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या है, उसके अगेंस्ट दूसरे साइड में मेरे पास क्या है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जितना वो बैंक को हम देते हैं उससे ज्यादा अमाउंट हमें दूसरी तरफ से कमाना जरूरी है। अभी ये कैसे करना, कैसे के बारे में सोचना है, तो इसके सब रास्ते अलग अलग। अभी मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट भी नहीं हूँ और कोई म्यूचुअल फंड का भी एजेंट नहीं हूँ और कोई ऑफिस से मैं नहीं हूँ। मैं एक मैसेंजर हूँ, मैसेज नहीं हूँ। अपने अपने आजू बाजू में एक्सपर्ट लोग हैं, अपने अपने नजदीक में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, सबको पता है, जिन्होंने आज तक आपको बताया है, आज तक आपने नहीं सुना, लेकिन आज सुनना है। और आप पूछेंगे ना जाके, वो शिद्दत से आपको 1 घंटा 1.5 घंटा आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सवालों का हर जवाब वो देगा। और इसकी मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा तरीके से एक डीप लेवल पे आपको उसका सब समझा देगा, डीप लेवल। तब जाके सोचना और उस पर एक्शन लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या लेना है, कैसे करना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम नॉर्मली हम डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ये हमारा जाना पहचाना सेविंग प्लेटफॉर्म है, फिक्स डिपॉजिट करो।
उसमें 12 साल में हमारी अमाउंट डबल होती है, जिससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। 12 साल में हम डबल करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन के पीछे है, हम आग में है। तो हमें ऑप्शंस हमें समझ लेना है, चॉइस आपकी है। आपको अगर रियलाइजेशन होगा और आपको पता चलेगा कि क्या करना है, आप तय करेंगे। मैं तो ये नहीं बोल रहा फिक्स डिपॉजिट गलत है, ये नहीं बोल रहा मैं सिर्फ रेट बता रहा हूँ कि 12 साल में वहां पे डबल होती है अमाउंट हमारी, जब हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। तो 12 साल के बाद हम निकालेंगे तो जो चीज पहले साल में उस अमाउंट में हम कर सकते थे, वो 12 साल के बाद नहीं कर सकेंगे। ये सीधी बात है। दूसरा है गोल्ड। ये भी बहुत चॉइस का, महिलाएं गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, लोग भी लाते हैं। तो गोल्ड में 8 से 9 साल में डबल होती है। आज से 20 साल पहले 4,000 रुपये तोला गोल्ड था, आज 60,000 रुपये। तो ये इन्वेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़े चैलेंजेस है। गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगता है, प्योरिटी का प्रॉब्लम है, हजारों दिक्कतें हैं। और उसमें जब बनाने का हम कुछ देते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, उसमें हम पीछे आ जाते हैं। तो हम 8-9 साल में डबल भी नहीं ले पाते। उस चीज के बारे में सोचना है। गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है, हमें समझो गोल्ड में ही करना है, हमारा तय है कि हमें गोल्ड में ही करना है। तो डिजिटल गोल्ड ऐसी कुछ चीजें हैं, उसमें हमारा रेट जो है ना गोल्ड का, जहां तक पहुंचेगा वही रेट से हमारे को रिटर्न मिलता है हमको। और 2-2.5% कुछ है, थोड़ा मिसिंग है उसमें, वो ऊपर से हमें रिटर्न गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में मिलता है। गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स रहते हैं गोल्ड के, वो भी सिक्योर्ड रहते, 2.5% रिटर्न उस पर भी मिलता है। इस पे आप और स्टडी करके, मुझे उतना डीप लेवल पे उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक एक्सेस दे रहा मैं आपको, उसमें आप जाओ और स्टडी करो उसमें। और एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के बारे में हम सोचेंगे तो एक घर एक अच्छा बनाना ये तो सही है, लेकिन बाद में जो कुछ रहता है कि रेंट पे देने के लिए हम कुछ परचेस करते हैं, तो हम 40-50 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे 10-15 हजार रुपए हमें रेंट पे आ जाते हैं। तो हम कमर्शियल पे अगर रेंट पे देने की सोच रहे हैं, तो बहुत करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी इतना रिटर्न रेंट के तौर पे हमें नहीं मिल सकता। तो इससे अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो उसको भी ऑप्शन है। रेंटल इनकम पे पेड कर सकते हैं हम। एक कमर्शियल रेंट पे देने वाली कुछ कंपनियां रहती है, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रहती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहती है। वो हमारे पैसों से वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देती है। तो हमें 40-50 लाख में इधर 1 फ्लैट का 2 फ्लैट का भाड़ा मिलेगा, तो वहां हमें 4-5 फ्लैट का रिटर्न आ सकता है। और वो वही काम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे रेंट का। तो रेंट की कुछ कंपनियां रहती है कमर्शियल रेंट पे, अच्छा अच्छा सिटीज में बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट रहते हैं उनके, उस प्रोजेक्ट में हम अगर अमाउंट डालेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न हम वहां से पा सकते हैं रियल इस्टेट में। और एक कारपोरेट बॉन्ड है, एक इन्वेस्टमेंट ये भी है। इसमें 7 साल में डबल होती है, 7 साल या 9 साल में। वो कारपोरेट बॉन्ड, अभी समझो अभी पूरे भारत में रोड के काम चालू है, तो ये क्या किया, तो गवर्नमेंट ने कारपोरेट बॉन्ड निकाले थे, तो लोगों का पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया वहां पे, और गवर्नमेंट का पैसा कैसा सिक्योर्ड रहता। बॉन्ड के अगेंस्ट हमें अमाउंट बैच के साथ हमें मिलती है। गवर्नमेंट ने सब लोगों से पैसे उठा के क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कर रहे हैं रोड का काम, उनको दे दिया। इनका इतना पैसा उनका तो नहीं था। और ये और अभी जहाँ पे टोल वोल लगेंगे वहां से सब वसूली करके गवर्नमेंट को पेड करेंगे, और गवर्नमेंट हमें पेड करेगी। ऐसा सिस्टम चलता है गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अभी ये ऑप्शंस है सब, इसमें कुछ किस चीजों में कौन कौन करता है मुझे पता नहीं। और म्यूचुअल फंड, अभी इसके बारे में हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में सभी ग्रोथ का फायदा हम ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है, ये इन्फ्लेशन को बीट कर रही है अभी आज की तारीख में बहुत सालों से, क्योंकि ये महंगाई दर से आगे चल रहा है। क्योंकि क्या है, महंगाई दर बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी उस तरीके से हो रही है, लेकिन उसमें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ फायदा नहीं है। हमें फायदा कब मिलेगा, जब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो हमें कुछ एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं रहती। हम एक XYZ अमाउंट किसी कंपनी के साथ में देते हैं, वो अलग अलग कंपनी में ऐड करते हैं, फंड मैनेजर रहते हैं, उसके एक्सपर्ट रहते हैं।
वो हमारे अमाउंट को बढ़ाते हैं, और हमें जितने ज्यादा साल तक हम उनको पेमेंट रखेंगे उतना ज्यादा रिटर्न हम उनसे पा सकते हैं। तो इसके भी कोई नाम नहीं लूंगा मैं, अलग अलग फंड्स है बहुत सारे। उसमें यही बताऊंगा कि 3 कैटेगरी के फंड आते हैं। एक पहला फंड आता है लार्ज कैप फंड आता है। लार्ज कैप में बहुत अच्छी कंपनियां होती है, उसमें फ्लक्चुएशन कम रहता है, ऊपर नीचे कम होते हैं लार्ज कैप के फंड। एवरेज रिटर्न 12 से 15% लार्ज कैप भी देता है लॉन्ग टर्म में। इसमें 10-15 साल के अंदर की कुछ कंपनियां वो रहती है, उसपे थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, वो हमें 15 से 18% तक रिटर्न देती है। और एक स्मॉल कैप रहती है, छोटी कंपनी है, इसमें भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न 20, 21, 25, 30% तक आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कम समय के लिए हमें स्मॉल कैप फंड नहीं चुनना है। हमें अगर 3 साल 5 साल का, लेकिन अपना जो डिस्कस चालू है लॉन्ग टर्म के लिए ही चालू है, लेकिन उसमें भी हम सिक्योर करेंगे हमारा जो भी अमाउंट XYZ हम डालना चाहते हैं, तो उसका 65% अमाउंट हमें लार्ज कैप में सेव करना है, लार्ज कैप, और 25% अमाउंट हमें मिड कैप में डालना है, और 10% हमारा स्मॉल कैप में डालना है। ऐसा हमें 100% जो भी हमारा अमाउंट है इस तरीके से हमें डिवाइड करना है, ताकि हमें कोई रिस्क नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम बीट कर सकेंगे, इन्फ्लेशन के आगे चल पाएंगे एक छोटी सी अमाउंट से। तो अभी मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा 2 मिनट के लिए, थोड़ा जादू दिखाने के लिए, आपको रियलाइज होगा, थोड़ा बहुत लोगों को पता होगा। दिख रहा स्क्रीन? तो एक कैलकुलेटर है, एक यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 है, इसको हम 1,000 कर देते हैं, और मिनिमम रिटर्न पकड़ते हैं 12%। हमारा इन्वेस्ट हो रहा है 4,20,000 35 साल में। रिटर्न्स आ रहे हैं 60 लाख रुपए 35 साल के लिए। तो हमारे उम्र के हिसाब से करना है। समझो अभी मेरा, मैं बताता हूं आपको, मेरा 45 अभी रनिंग है। मैं सोच रहा कि 65 साल तक मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मेरे हाथ में चाहिए। तो 20 साल, और 20 साल में ये 12 ही रखेंगे अपन। और यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अभी महीने का 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं अभी। मतलब महीने का तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता, लेकिन मैंने पिछले साल का कैलकुलेशन लगाया कि पिछले साल पूरे साल में 51 लाख रुपए अर्निंग हुआ था, तो उसका 10% निकालू तो 5 लाख रुपए हो गया। तो ये 4,80,000 रुपये 12 महीने का मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मेरा 20 साल में करीब 96 लाख इन्वेस्टमेंट होगा। 5 लाख की जगह 4 आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 भी आए तो जिंदगी चल सकती है, और 40 नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑटो डेबिट हो जाता है महीने में। तो ये वन टाइम भी डाल सकते हैं हम, या मंथली भी डाल सकते हैं। तो इसमें 3,03,65,917 रुपए रिटर्न, और मेरा अमाउंट मिला के 4 करोड़ रुपए 20 साल के बाद रहेंगे। आप बोलो कि अगर मैं ये नहीं करता हूं तो 20 साल के बाद 4 करोड़ रुपए मेरे खाते में रहेंगे बैलेंस? नहीं रहेंगे, रह ही नहीं सकते, क्योंकि हजारों चीजें हैं। हमें कुछ ऐसा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी जाहिरातें हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं कि हम
फिसल जाते, ऐसे ऐसे चीजों में पैसा चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। अभी लमसम में देखेंगे हम। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी 70 लाख रुपए लोन ले रहा घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे उसका 30 साल में लोन का मेरा जा रहा है 1 करोड़ 98, मतलब 2 करोड़ के करीब पूरा 30 साल में बैंक को जा रहा है EMI 50,000 की। तो EMI बाकी की मंथली है करके मैं इसका ये जो है अमाउंट, ये रिटर्न लेने के लिए मैं, ये वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 30 साल के लिए। जब भी लोन निकालना है वो टाइम में इसका सेव हो जाएगा। देखो क्या आ रहा, दिख रहा क्या सबको? 2 करोड़ 9 लाख 71,945 रुपए मैं महीने के महीने लोन पेड कर रहा 30 साल तक, और जितना मैंने भरा लोन नील होने के बाद वो अमाउंट मुझे रिटर्न आ रही 2 करोड़ रुपए। और 7 लाख आज मेरे पास नहीं रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन ये फर्क बहुत पड़ेगा 30 साल के बाद जो आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं बैंक को ब्याज दे ही नहीं रहा, ब्याज तो दे ही नहीं रहा, मेरी दी हुई अमाउंट भी वापस ले रहा मैं, लेकिन कहां से? दूसरे तरफ से। ये मैं बताना चाह रहा था। अभी ये लमसम ये 500 रुपए से चालू कर सकते हैं हम 30 साल के लिए। ये एग्जांपल देख लो आप। अभी 500 रुपए से 17,000 रुपए सबसे छोटा है। ये धीरे धीरे हमें जैसे भी कुछ आगे जाते हैं हमको इसको हमें बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ गया सबके? आप SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करिए और खुद देखिए 500 के जगह जितना चाहिए उतना अमाउंट आपका फाइनल करो कि आपको कितना चाहिए कितने साल में। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कितना भी चाहिए उतना लिखो, और कितने साल में चाहिए वो बताएगा कि आज आपको कितना करना है। अगर वो चाहिए, आपका क्यों फाइनल हुआ कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आज आपका एक्शन क्या लेना है, हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उस चीज से हम निकाल के वो पूरा कर सकते हैं। जो अमाउंट हमें चाहिए वो फाइनल करके उस चीज में हम प्लानिंग कर सकते हैं। यही मुझे दिखाना था। वो कैलकुलेटर इसलिए दिखाया कि आपको पता चलता है। मैं ऐसे बात करके बताता तो इतना नहीं लगता, इसीलिए मैंने वो शेयर किया। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। रिस्क जैसी बढ़ती है वैसे इनकम बढ़ता है, और हम लार्ज कैप में डालेंगे तो हमें रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मिलता है। उसमें रिस्क कम रहती है, बहुत कम रहती है। उस पर हम प्लानिंग करना है। अभी आप कैलकुलेटर तो आपने देख लिया, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो, सब भूल जाओ, और आप अभी जो भी अर्निंग कर रहे हो करो, सब आंखें बंद। अभी करंटली आपका जो भी अर्निंग है उसमें से 10% कम आया तो आपके जीवन में कोई असर नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में। 10% आपका इनकम कम हुआ तो वो आपने तय कर लिया कि ये आज से मैं 10% ऐसी जगह पे सेव करूंगा। उसका कारण ये है कि आने वाले रिटायरमेंट प्लानिंग में 20 साल या 30 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट मुझे चाहिए। ये मैंने तय किया, आज से मैं वो कर रहा हूँ। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, मैं वो करते जा रहा हूँ। 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, और मैं मेरा इनकम बढ़ने के बाद मैंने उसको थोड़ा और इंक्रीज किया। अगर मैं 5,000 कर रहा था तो मैंने उसको 6,000 किया, 7,000 किया, और मुझे जैसे जैसे उसमें बढ़ोतरी दिखने लगी तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया।
और मैं उसमें बढ़ोतरी कर रहा, करोड़ों के आंकड़े मुझे दिखने लगे और मैंने उसको कभी विड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मेरे आने वाली उम्र में जो मुझे चाहिए, उसमें क्या क्या करना है, ये मैंने जो तय किया है वो मुझे पूरा करना है। इसीलिए मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। और एंड में जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं एक्शन ले रहा मार्केट में, जो बिजनेस है उसमें जो मैंने ग्रोथ कर लिया, लेकिन मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, मैं जो चाहूं वहां घूमने के लिए एक बड़ा सा अमाउंट मेरे हाथ में दिखेगा, मेरे अच्छे लाइफ के लिए। 50 साल में जब मैं 30 का रहूंगा, तो मेरे 50-60 साल में, अगर मैं 50 का रहूंगा तो मेरे 70 के साल में जो भी प्लानिंग करना है वो मुझे दिखेगा। उसमें मैं आसानी से अच्छी प्लानिंग कर सकता हूँ। और इसीलिए हरदम मैं ये ख्याल में रखूंगा कि मैं हर महीने सेविंग कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है। ये कारण की वजह से वो कारण स्ट्रांग होना चाहिए। जितना स्ट्रांग कारण कारण होगा, वो कारण हमें वहां तक लेके जाएगा और वो मैं पा सकता हूँ। और ये मेरे समझ में है और ये मैं करूंगा और ये मैं कर सकता हूँ। हम जहां भी बिजनेस में ग्रो करेंगे, उससे जितनी ग्रो करेंगे उससे 4 गुना, उससे 10 गुना ग्रोथ मैं ऐसी जगहों से पाऊंगा कि जहाँ पे मेरा फिजिकल कोई एक्शन नहीं। मैं इनर्जिक में आया या आई, और जहां से मैंने मेरा फाइनेंशियल गोल सेट किया, वहां से मैंने ग्रोथ पा लिया, मेरी हेल्थ पा लिया। अभी मुझे एस क्वाड्रेंट में मैं जी रहा हूँ। मुझे पक्का पता है कि मैं एस क्वाड्रेंट में हूँ और मुझे हाई क्वाड्रेंट में जाना है। यहाँ पे रह के हम ग्रोथ तो कर पाएंगे, हम सब ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके को अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके, फोकस से, कंसिस्टेंसी से मैं आय की तरफ बढ़ूंगा और मेरे मुकाम बहुत जल्दी हासिल करूंगा। और मैंने हासिल कर लिया है और मैं वो लाइफ जी रहा हूँ। करोड़पति मैं तो बन नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे नियर डियर को मैं गेंगन वाटर रिकमेंड कर रहा हूँ, साथ में मैं उसका फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसको दे रहा हूँ। टीम में पॉसिबिलिटी में हर आदमी लोगों को पानी पिलाएगा और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी गाइड करेगा हाथ से। थैंक यू। खोलिए आंखें। कैसे लग रहा है आपको? अब करोड़पति बने सिवा सेशन खत्म ही नहीं करेंगे अपन आज। फील आना चाहिए कि मैं बन सकता हूं, ये फील आएगा तब खत्म करेंगे। अभी अंदर से लग रहा कुछ? अभी जिन 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 व्यक्ति ने अपने परिवार की बागडोर संभाल ली है और वो मेन पर्सन है फैमिली का, तो उसने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड से स्टार्ट करना चाहिए। अपने संपत्ति और दायित्व को समझना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम जिसको संपत्ति समझ बैठते हैं वो दायित्व रहता है, और वो जो दायित्व रहता है वो हमें रियलाइज होने के बाद हमें संपत्ति, हमारे पास कुछ बचती नहीं है। अभी मेरी कार है, मैं बिजनेस के लिए जाता हूँ तो वो संपत्ति है, अगर मैं फैमिली टूर के लिए जाता हूँ तो वो दायित्व है। जो चीज हमारे पास में आज तक है और जिसको लागत है कुछ और उससे अर्निंग नहीं है, वो दायित्व है। और जो चीज अपने पास है वो 2 पैसे हमें देती है, वो संपत्ति है। इसको फाइंड आउट करना है। तो ये अच्छी तरीके से रॉबर्ट जी समझा देंगे आपको। अभी यूजफुल रिकमेंड हो गया और आपको भी यूजफुल रिकमेंड करना है साथ साथ में। सही में सीरियसली इस चीज पे सोचना है। अभी सेशन खत्म होने के बाद इस पे डीप लेवल पे जाओ, इस पे गौर करो कि क्या हो सकता है। जहां भी हम जाएंगे ना, उससे 10 गुना हम जा सकते हैं एक छोटे से प्लानिंग के ऊपर। लेकिन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, बचत करोगे तो कुछ नहीं होगा, करते रहने से कुछ होगा।
ये तो आप बोलेंगे करने से कुछ नहीं होगा, अभी बोल रहे करने से कुछ नहीं होगा, करते रहने से कुछ होगा। करोड़ों मिलेंगे, करते रहने से मिलेंगे, कंसिस्टेंसी से मिलेंगे। छठवीं कोर वैल्यू है अपनी टीम माय पॉसिबिलिटी की। और जब करोड़ों मिलेंगे तब आपको मेरी याद आएगी। जो शुरुआत आज तक जिनको पता नहीं था, जो आज की मीटिंग के बाद शुरू करेंगे, तो आपको मेरी याद आएगी। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मुझे भी उसकी याद अभी भी आती है, और 20 साल के बाद और ज्यादा आएगी। और तब याद आएगी तो मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। मुझे करोड़पति दोस्त चाहिए, करोड़पति दोस्त चाहिए। और क्या चाहिए? उसमें का 10% जो आएगा निवेश के नाम, वही सिलसिला चालू रहेगा। जो भी हम कमाएंगे उसका 10% निकालने की एक बार आदत लग गई ना आपको, तो आपके सारे समस्याएं जिंदगी की खत्म हो जाएगी। और कोई भी बड़े काम सोच सकते हो, कर सकते हो, और किसी का अभी से प्लानिंग करके रख सकते हो। तो धन्यवाद देता हूं मैं आपको कि आप सब लोगों ने लिसन किया। आपने सबसे कीमती चीज आज दी है, एक लिसनिंग और एक आपका समय, जो आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसमें से अच्छा आउटपुट हम निकालेंगे और इस पे बातचीत करते रहेंगे। और अभी शेयरिंग जो करेंगे, जिन जिन लोगों ने सही तरीके से इसको समझ लिया है, आप ये भी शेयरिंग कर सकते हो कि अभी आपने क्या तय किया है, आपको अंदर से क्या लगा, और कमिटमेंट कर सकते हो कि मैं इस तरीके से करूंगा। और जो लोग कर रहे हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, ताकि बाकी लोगों को उसमें से प्रेरणा मिले। हम चाहते हैं कि सब साथ में आगे जाएंगे और साथ में उस तरीके से ग्रोथ करेंगे, लोगों को भी साथ लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि मैं आज जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य की वजह से हूँ। मेरा अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद विठल सर आपका। आपने इतना बढ़िया सेशन क्रिएट किया है यहाँ पे, और मुझे मालूम है टीएमपी के हर सदस्य ने बहुत सीरियसली आपको सुना है। और आने वाले 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर जितने भी हमारे टीम मेंबर मौजूद हैं, वो इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम टीएमपी के मेंबर हैं। दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज का सेशन क्रिएट करने के लिए, और सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये चीजों को आज अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यही वो विठल सर है। जब मैं नॉन ग्रैंड पे जॉब करता था और थोड़ी सी मैं बात निकालता था कि विठ्ठल आपण एखादा इंश्योरेंस काढायचा का, तो वो बोलते थे पहले लोगों के इतने कर्जे अपने ऊपर है, तो इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है कि लोगों का देना इंपॉर्टेंट। और मैं चुप हो जाता था, क्योंकि मेरी तो कुछ कमाई थी ही नहीं। कुछ साल तक जब उन्होंने पहला टर्म प्लान निकाला, तब मैंने उनको बोला, मुझे उतना महत्व नहीं था, लेकिन मैंने उनको बोला एक तो इंश्योरेंस निकाल के रखो। तो बड़ी मुश्किल से 25 लाख का टर्म प्लान निकाला। मैंने उनके 1 साल पहले निकाला, फिर उन्होंने निकाला, और बहुत सारे लोग निकालते भी है। लेकिन इंश्योरेंस में टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस जो अलग इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और ज्यादातर जो एजेंट्स होते हैं वो टर्म प्लान नहीं बताते, क्योंकि टर्म प्लान में प्रॉफिट नहीं होता, और वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, लेकिन कम पैसे में ज्यादा आपको उसमें रिस्क कवर होती है। तो हम दोनों भाइयों ने पहले 25-25 लाख का निकाला था। फिर 4 साल पहले, 3 साल पहले मैंने भी 1 करोड़ का एक मैक्स लाइफ का नागपुर में निकाला। अभी विठल सर ने भी निकाला। वैसे तो हमको और ज्यादा निकालने की जरूरत है, 1 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि इनकम के 20 गुना ज्यादा निकालना चाहिए, ऐसा एक एवरेज रेशो होता है उसका। तो अभी हमारी मेंटेलिटी शिफ्ट हुई है कि हमने ये निकालना चाहिए। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात है टर्म प्लान, जो कम पैसे में मिलता है। आपका जिस कंपनी पे भरोसा होगा, आपके नजदीक जो प्रोफेशनल लोग होंगे, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी का किसी भी व्यक्ति के साथ आप टर्म प्लान निकालिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास मत निकालिए जिसके साथ सिर्फ रिश्ता है इसलिए। बहुत जगह पे ऐसा होता है, कोई व्यक्ति एजेंट होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, वो हमको बोलता है, हम निकाल लेते हैं। ना हम कंपनी को देखते, ना हम ज्यादा डीप में जाके किस प्लान को देखते, ना क्लेम कौन ज्यादा देता है, सेटलमेंट कौन ज्यादा करता है कंपनी, वो भी नहीं देखते। तो मेरा रिकमेंडेशन है हर मेंबर को, ऐसे व्यक्ति से इंश्योरेंस करवाइए जो व्यक्ति प्रोफेशनल हो। नहीं तो बहुत बार एजेंट ही वो काम धंधे छोड़ देते हैं, फिर हमको कोई सर्विस नहीं मिलती। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए जो प्रोफेशनल है उस क्षेत्र में। ये पहली बात मैं बोलूंगा। और पहला जो विठल सर ने बोला, वो हमको करना है टर्म प्लान। उसके बाद में आता है मेडिक्लेम। मैं भी कल तक इसके लिए पॉजिटिव नहीं था, मुझे लगता था हम कैंगन वाटर पीते, हमको कोई जरूरत नहीं है, और बहुत हद तक ये सही है। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है कि और कुछ चीजें ऐसे हमारे साथ हो सकती है जहां हमारा जो मेन फाइनेंशियल एरिया है उसको धक्का लग सकता है। तो एक 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का एक मेडिक्लेम हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि वो पूरे फैमिली के लिए ही मिलता है जनरली, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे उसमें कवर होते हैं। तो एक अच्छी कंपनी का मेडिक्लेम पॉलिसी जो अच्छा सेटलमेंट देती है, जिसका रिकॉर्ड देख के, ये सेकंड नंबर पे है। पहले हमने टर्म प्लान निकाला, मेडिक्लेम वो भी एक नंबर पे है, वैसे दोनों भी एक नंबर पे है, वो सर ने हमको समझाया है। और तीसरा सर ने बोला इमरजेंसी फंड, वो भी एक तीसरी बात है यहाँ पे उन्होंने कवर की है। और उसके बाद आएगा निवेश। और निवेश 500-1000 रुपए भी हम करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हमारे उम्र के हिसाब से या हमारे इनकम के हिसाब से देखा जाए तो सचमुच में 10% इनकम अगर नहीं आया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है वो 9 कमाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाख रुपए कमा रहा है वो 90 कमाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5 लाख कमा रहा है वो 4.5 कमाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। तो हम एक अप्रैल से ऐसा प्रण करते हैं कि हमारा जो इनकम होगा उसका 10% जहां हमको लगता है अच्छा, वहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। हम भूल जाए कि वो पैसा हमको आया था, उधर देखना ही नहीं है हमको। इस चीज से क्या होगा, बिजनेस तो अपनी जगह ग्रो करेगा, हम अचीवमेंट्स करेंगे, पैसा आएगा। लेकिन आपको मालूम है आज तक जब हमने सेविंग नहीं किया तो जितना पैसा आया उतना चला गया। डिस्ट्रैक्शन मार्केट में बहुत ज्यादा है। आज एक क्लिक पे पैसा चले जाता है, चारों तरफ से आपको फोन, मैसेजेस, सारी चीजें चालू रहती है खर्चा करने के लिए। दुनिया मास्टर हो चुकी है आपका जेब खाली करने के लिए। बहुत दिमाग वाले लोग हर जगह पे बैठे हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि आपकी जेब को कैसे कैची लगाना है, और वो उनका बिजनेस है। लेकिन हमारा अवेयरनेस ये है कि सबसे पहले हम सेविंग करेंगे, उसके बाद बाकी के खर्चे करेंगे। एक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो बोला है रिच डैड पुअर डैड में, जो आम इंसान होता है वो जो कमाता है महीने का, उसमें से सारे खर्चे करता है पहले, फिर अगर कुछ बचता है तो सेविंग करता है। लेकिन जो साक्षर लोग होते हैं, आर्थिक साक्षरता जिसको बोली गई है, वो लोग जब पैसा आता है तो 10% निकाल डालते हैं सबसे प्रायोरिटी पे, उसके बाद बाकी की चीजों पे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम सारे लोग ये करेंगे, जब पैसा आएगा तो 10% अलग निकालना। अभी हमारा मंथली इनकम आता नहीं, आप सोचोगे कि भाई महीने के बाद में देखेंगे कितने आए, तो आपके पास 10% बचेंगे ही नहीं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं अभी कि जब भी हमारा कमीशन आता है, 1 पॉइंट का बोलो या 4 पॉइंट का बोलो, जब भी आता है उसी में से तुरंत कितने भी काम रहो वो 10% एक अलग अकाउंट में डाल देना, और फिर महीने के बाद वो इन्वेस्ट कर देना जहां आपको करना है। क्योंकि डेली पेमेंट सिस्टम है, हर मशीन का पेमेंट आता है तो आपको दिक्कत जा सकती है।
बहुत बार ऐसा होता है कि साल भर का इनकम इतना हो जाता है और फिर इनकम टैक्स भरने के लिए भी पैसे नहीं रहते, क्योंकि हम जब पैसा आता है तो काम को लगाते रहते हैं, हम हमारे खर्चों में चले जाता है पैसा। तो 10% पहले निकालना है। मैं भी आज तक नहीं निकालता था। हम दोनों भाई प्लानिंग कर रहे हैं इस 1 अप्रैल से, और हम चाहते हैं कि आप भी लोग हमारे साथ इस 1 अप्रैल से, इस फाइनेंशियल ईयर से इस तरह का प्लानिंग करेंगे, ताकि ये टीम माय पॉसिबिलिटी का जो गठन है, ये जो फाउंडेशन है, वो हर मेंबर के लिए, पैसे के लिए, हर मेंबर को पैसे के लिए कभी भी दिक्कत न जाए जीवन में। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने यह भी बोला है कि पैसा हम कितना कमाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाले पैसे का हम क्या प्लानिंग करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि आज लोगों को आर्थिक जुलाब बोलते हैं उसको, वो हो चुका है। आर्थिक जुलाब बोला गया उसको। पैसा तो बहुत आ रहा लेकिन नहीं, पास कुछ भी नहीं, पीछे देखेंगे तो इतना पैसा कमाया लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ कर्जे बाकी है। तो हम बहुत आगे जा चुके हैं ऐसा नहीं, हम सब साथ में जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आज इस सेशन को हमने रखा, और हम सब लोग एक साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और टीएमपी का नाम पूरे दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। तो सभी का मैं धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों को शेयरिंग में ये करना है, आप कुछ डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं इस 1 अप्रैल से ये करूंगा। जो लोगों के पास ऑलरेडी टर्म प्लान होंगे, मेडिक्लेम पॉलिसीज होंगे या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप शेयरिंग करो, आप कब से कर रहे हो, तो और लोगों को प्रेरणा मिलेगी यहाँ पे। तो विट्ठल सर का धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अभी शेयरिंग करेंगे, और उनको अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम लेंगे। और 14 अप्रैल को 3 साल कंप्लीट हो रहे टीएमपी के जन्म लेते हुए, तो 14 अप्रैल के बाद टीम माय पॉसिबिलिटी और नए पैक में आप सब लोगों को दिखेंगी, नए रूप में दिखेगी, और ज्यादा बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट हम करेंगे सोसाइटी में जाके, और एक स्वस्थ समृद्ध समाज खड़ा करने के लिए हम लोग हर रोज उठेंगे सवेरे। विट्ठल सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत सेशन लेने के लिए, और लास्ट में आप शेयरिंग करिए, आपको क्या लगा आज पूरा शेयरिंग सुन के, और सेशन लेने के बाद कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा, और मेरा पैशन है इन चीजों के ऊपर, मैं हर एक से बात करता ही हूँ, और मुझे लगता है कि हर एक का सेविंग होना चाहिए, और अगर फाइनल किया सीरियसली तो हर एक कर सकता है। हमारे पास क्यों फाइनल होना जरूरी है, तो आज जो भी लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, कुछ नेक्स्ट लेवल पे गए होंगे, 4 कदम कोई आगे होगा तो उसके आगे जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो और नेक्स्ट लेवल पे और 1-2 चीजों के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन शुरुआत करना जरूरी है, वो हो जाएगा। एक बार शुरू किया ना तो फिर उसमें आगे बढ़ते रहते हैं हम, शुरुआत ही जल्दी होती नहीं। तो सही। सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ आने वाले साल के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कमाने के लिए। गुड। और हम कमाने का प्लानिंग लगे उतना कर सकते हैं, हमें से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्टेज है। हम कितना भी आंकड़े लिखेंगे तो हमारा ऐसे इंडस्ट्री में है हम, और ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम जी रहे हैं कि हमें, हमारे लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा ये छोटा गिर जाता है बर्तन कभी कभी। तो इन्वेस्टमेंट जितना सोचना है उतना सोचो, उस हिसाब से काम का प्लानिंग करो, ये मैं कहूंगा। और उस हिसाब से अर्न करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, और कम से कम दिनों में अपने मुकाम को हासिल करो। इसी के लिए शुभेच्छा दूंगा सबको, आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए भी एडवांस में आपको शुभेच्छा दूंगा, और सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच मच। विट्ठल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे टीएमपी की तरफ से विट्ठल सर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के सेशन के लिए। और सेविंग का क्या पावर है हमारे पूरे जीवन में, और किस तरह की हम सेविंग्स कर सकते हैं, सेविंग के पहले क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इन सारे विषय पे विट्ठल सर ने प्रकाश डाला, उसके लिए उनका धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ तक रुके, आप सब लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले बुधवार को। आपको मेरी तरफ से नए फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं, क्योंकि हम जब अगले बुधवार को मिलेंगे वो नया फाइनेंशियल ईयर का पहला बुधवार रहेगा, और 14 अप्रैल को टीएमपी को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।